गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का ये मेरा वीडियो क्लास 7 के लिए है, सब्जेक्ट एसएसटी से है। हमने लास्ट क्लास में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्रकृति से जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो पर्यावरण बनता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन कौन से हैं? लैंड ज़मीन या पृथ्वी, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे और जानवर कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आप फेमिलियर होंगे या परिचित होंगे ये जो वर्ड्स हैं, जैसे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर है। ये सब हमने क्या किया था? प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। लेट अस लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ के ऊपर सॉलिड एक लेयर है, क्रस्ट है, हार्ड है, और ये किसकी बनी हुई? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके ऊपर रॉक है और रॉक को इसने क्या कर रखा है? बिल्कुल एक पतली लेयर है मिट्टी की, उसने उसको रॉक को कवर कर रखा है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। जो ज़मीन है वो बिल्कुल सरफेस जो है, उसका सतह जो है वो बिल्कुल इरेगुलर, यानी कि सब जगह से एक जगह से समान नहीं है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियाँ है, कहीं पर समुद्र है, तो कहीं पर ज़मीन है, कहीं पर पहाड़ी इलाका है। तो इस तरीके से क्या है? ये इरेगुलर है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स आर आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। और लैंड फॉर्म वहाँ पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप होते हैं, ओशियंस होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है? थोड़ा बहुत लैंड फॉर्म पाया जाता है, यानी कि थोड़ी बहुत जगह मिलती है जहाँ पर पानी नहीं होता, वो पानी के बीच की जगह होती है। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रीवियस अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। जो लैंड फॉर्म है वहाँ पर वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फॉरेस्ट से हमारे मेडिसिन है, लकड़ियाँ हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, यानी कि जहाँ पर मैदानी हिस्सा है, जहाँ पर घास उगी हुई है, तो जानवर उसको क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि चढ़ते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ज़मीन जहाँ पर हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और जहाँ पर लोग रहते हैं। सोचो कितना बड़ा एरिया चाहिए मनुष्यों को रहने के लिए, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, अर्थ के ऊपर। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। ये क्या है? एक सोर्स है मिनरल्स वेल्थ का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये देखिए एक बार आप डायग्राम भी देख लीजिए एनवायरनमेंट का। एटमॉस्फेयर, जहाँ पर देखो एरोप्लेन उड़ रहा है, यानी कि एयर वाला। बायोस्फीयर, जहाँ पर पहाड़ी इलाका भी है, नदियाँ भी हैं, लोग भी रह रहे हैं। लिथोस्फीयर है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जहाँ पर पानी है ओनली। ये सब क्या है? इन सब कंपोनेंट से क्या बन रहा है? एनवायरनमेंट बन रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे, द डोमेन्स ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पर पानी होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जिस इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब किन रूप में मिलता है हमें? कहीं नदियों में, कहीं झीलों में, कहीं समुद्र, कहीं महासागर। ये सब क्या है? असेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है। किसके लिए? फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव हैं उन सब के लिए वाटर क्या है? ज़रूरी है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर बिल्कुल पतली सी लेयर, किसकी? एयर की, अर्थ के सराउंडिंग, यानी कि अर्थ के चारों ओर जहाँ पे है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एयर को क्या करता है? कीप करके रखता है या होल्ड करके रखता है। कहाँ पर? अराउंड इट, यानी अर्थ के चारों ओर।
इट प्रोटेक्ट अस, नेक्स्ट पेपर पे हम आएंगे, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये क्या करता है, हमें हार्मफुल रेज यानी कि कुछ हानिकारक रेज यानी कि किरणें जो आती हैं उससे हमारी सुरक्षा करता है। एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, सूर्य की जो तेज़ रोशनी आती है, सूर्य की जो तेज़ तपत आती है उसको भी क्या करता है, हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट होती है, वाटर वेपर यानी कि पानी की जो वाष्प वाली जो रूप होता है वह होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर के अंदर जब चेंज होते हैं, चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, तो वेदर और क्लाइमेट के अंदर भी चेंजेस आते हैं। Plants and animals kingdom together make biosphere on the living world. It is narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. अब प्लांट एनिमल, जहाँ पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, जानवर भी हैं और साथ में रह रहे हैं, तो वो कौन सा एरिया कहलाएगा, बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ द नैरो जोन, ये बहुत ही नैरो जोन होता है यानी कि बहुत एरिया छोटा सा होता है, कम होता है। अर्थ के ऊपर वेयर लैंड, जहाँ पर ज़मीन भी है, वाटर भी है और एयर भी है, यानी कि तीनों चीज़ें हैं। और ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, और ये क्या करते हैं, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज़ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम है क्या। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kicker and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. अब एक एनसीसी कैंप में, आप सब लोगों को पता होगा, स्कूल के अंदर कैंप लगता है एनसीसी के थ्रू, जिसके अंदर बच्चों को विज़िट पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पर रवि कौन था, रवि क्लास वाज अटेंडिंग, रवि ने क्या, रवि's क्लास वाज अटेंडिंग, रवि की जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये अटेंड किया था। जैसी एक्सक्लेम, जैसी बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि what a heavy downpour, it reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. यहाँ पर क्या है, सब फील्ड जो है, खेत ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, और कोकोनट प्लांटेशन यानी कि नारियल के जो प्लांट है वहीं पर बहुत सारे वही नज़र आते हैं। कहाँ पर, कौन से एरिया में, केरल के अंदर। तभी हीरा जो कि जैसलमेर से है वो बताती कि वी गेट नो रेंस, कि हमारे एरिया के अंदर क्या नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। जैसलमेर के अंदर आप लोगों को पता है बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। वी सी ओनली किकर, किकर एक पौधे का नाम, एक प्लांट्स का नाम है। एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हमें वही नज़र आते हैं। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन हमें वहाँ पर क्या नज़र आते हैं, कैमल ज़रूर वहाँ पे नज़र आते हैं। किसने बताया था, ये रवि ने। अब है हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too. हीरा कहती है कि खाली कैमल ही नहीं, सिर्फ कैमल ही नहीं यानी कि सिर्फ ऊँट ही नहीं, अगर आप डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के अंदर विज़िट करते हो, आप अगर वहाँ पर देखने के लिए जाते हो, तो यू विल सी स्नैक्स, आप वहाँ पर सांप को देखोगे। स्नैक्स का मतलब सांप, लिजार्ड्स यानी छिपकली, एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from the place to place? Are they all related to each other? रवि थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? लोग वहाँ पर कैसे रखते हैं? Are the all related to each other? ये क्या सब एक दूसरे से related है? Oh yes, very much so. The teacher रिप्लाई, टीचर ने रिप्लाई किया था कि हाँ, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि मनुष्य हैं, वो सब क्या हैं, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर,
the relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from an ecosystem. इकोसिस्टम के अंदर चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे में एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। उनके अंदर, उनके बीच में कोई ना कोई तरीके का लिंक जुड़ा हुआ है। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या है, इकोसिस्टम लार्ज रेन यानी बड़ी मात्रा में बारिश, ग्रास लैंड वहाँ पर क्या होती है, घास भी होती है, डेजर्ट रेगिस्तान, माउंटेन्स यानी पहाड़, लेक झीलें, रिवर नदियाँ, ओशन महासागर एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड यानी कि छोटे छोटे तालाब भी पाए जाते हैं। कहाँ पर, इकोसिस्टम के अंदर। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम। पार्क के अंदर रवि और उसके जो फ्रेंड्स थे वो क्या कर रहे थे, इकोसिस्टम के बारे में सोच रहे थे। प्लेटफॉर्म एंड इकोसिस्टम की इकोसिस्टम कैसे बनता है। अब आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स इंसेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इज अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या करते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिक्रियाएं करते हैं जैसे उनकी ज़रूरत होती है। अर्ली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल नेचर अराउंड देम। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेराइड। पहले के जो लोग थे वो बहुत ही साधारण जीवन व्यापन करते थे, अपना जो जीवन बिताते थे वो बहुत ही सिंपल तरीके से बिताते थे, और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी यानी कि उनकी जो ज़रूरतें थी वो भी क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। जैसे जैसे मनुष्यों ने नए नए तरीके सीखे वैसे वैसे उनका रहन सहन क्या हुआ, चेंज हुआ। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने क्या किया, फसल उगाना स्टार्ट किया, उन्होंने सीखा। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पशुपालन, लोग घरों में पशुओं को पालने लगे। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और क्या करने लगे कि सेटल्ड लाइफ यानी कि व्यवस्थित रूप से रहने लगे। द व्हील वाज इन्वेंशन, पहिए का आविष्कार हो गया था। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड, अ कॉमर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन enable large scale production, transportations became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world। अब कौन कौन से नए इन्वेंशंस हुए थे, जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, कम्युनिकेशंस का हो गया, तो ये इंडस्ट्रीज़ का हो गया, तो इससे क्या हुआ, ज़रूरतें भी बढ़ने लगी और आपका जीवन जीने का जो तरीका था उसमें भी चेंजेस आने लगे। हैव यू एवर thought why you love eating juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter। आपने कभी सोचा है कि गर्मियों के अंदर आपको वाटरमेलन क्यों अच्छा लगता है और सर्दियों के अंदर आपको सेकी हुई मूंगफली क्यों अच्छी लगती है। प्रीफर बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये क्या है, एक परफेक्ट बैलेंस है, संतुलन है, किसके बीच में, मनुष्यों के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, कि जैसे सीज़न आती है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, एडेप्टेशन चेंज होता है। हम गर्मियों में तरबूज खाते हैं और सर्दियों में हमें रोस्टेड पीनट्स यानी कि सेकी हुई मूंगफली अच्छी लगती है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव देयर यूज एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वेज। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि's class often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacations. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. नूरी जो है क्या है, एक लड़की है और वो मिजोरम से रहने वाली है और रवि की क्लासमेट है। तो वो क्या करती है, रवि को बोलती है कि जब नेक्स्ट वैकेशन आए तब आप क्या करना, हमारे मिजोरम में विज़िट करना और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है आप उसको देखना। इसी के साथ अपना ये एनवायरनमेंट चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चंस आंसर है वो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, उसका आप उसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना। नाउ थैंक यू।